हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम क्वेश्चन में। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एग्जाम से में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चनों के बारे में जानकारी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं शॉर्टकट में, जिसको ईएमएफ बोला जाती है साथियों, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बल प्रेरित होता है। मतलब कि ये बल जो है किसके द्वारा प्रेरित होता है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया उष्मा के द्वारा, मतलब उष्मीय, बी ऑप्शन गतिज, सी ऑप्शन स्थितिज और डी ऑप्शन रासायनिक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर गतिज। मतलब कि जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह गतिज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है। ए ऑप्शन लेंज का नियम, बी ऑप्शन सहप्रेरण, सी ऑप्शन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, डी ऑप्शन ओम का नियम। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि डीसी जनित्र का जो कार्य सिद्धांत होता है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। जैसे कि ए ऑप्शन में दिया गया है स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक, बी ऑप्शन पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, सी ऑप्शन है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, डी ऑप्शन है या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये किसी भी चालक में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसके लिए जो आवश्यक चीज होती है वो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स होता है और साथ में गतिमान चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए तो आउटपुट होगा। ए ऑप्शन अल्टरनेटिंग करंट, बी ऑप्शन पल्सेटिंग करंट, सी ऑप्शन ऑसिलेटिंग करंट, डी ऑप्शन डायरेक्ट करंट। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेटिंग करंट। साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक आगे खाली स्थान है की बनाई जाती है। मतलब कि यदि कम क्षमता की डीसी मशीन है तो उसका जो योक है वो किस चीज का बनाया जाएगा? कास्ट आयरन से बनाया जाएगा या एल्युमिनियम से बनाया जाएगा या पीतल से बनाया जाएगा या फैब्रिकेटेड स्टील से बनाया जाएगा? तो साथियों ये बनाया जाता है कास्ट आयरन से। कहने का मतलब ये कि यदि कम क्षमता के वाली जो डीसी मशीन है उसका जो ऊपरी आवरण होता है, जिसको योक बोला जाता है, फ्रेम बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है, ये जो बनाया जाता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर सिगामेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ है। एम्पियर क्लॉथ या लकड़ी या अभ्रक या वॉशिंग। देखिए एक चीज यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, ये अचालक की बात कर रहा है, मतलब कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही उसकी बात किया जा रहा है। तो उसमें जो आपका आता है साथियों, जो प्रयोग में लिया जाता है, जो सेगमेंट जो होता है उसके बीच में ये प्रयोग किया जाता है, ये अभ्रक कहलाता है। और अभ्रक जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता भी दिया है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है वजन में कमी लाने के लिए, या बी ऑप्शन है मूल्य में कमी लाने के लिए, या सी ऑप्शन है हिस्टेरेसिस क्षति के मान को कम करने के लिए, या डी ऑप्शन है एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर ए ऑप्शन दिया गया योक स्थापित की जाती है, बी ऑप्शन है पोल शूज स्थापित किए जाते हैं,
सी ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग्स स्थापित की जाती है और डी ऑप्शन दिया गया शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में जो समान होता है, एक समान होता है, उसमें जो वितरण के लिए आर्मेचर जो होता है वो चारों ओर जो किया जाता है साथियों, वो इसलिए किया जाता है कि जो पुल्स हुए वो स्थापित किए जाएं। और ऑप्शन में जो आपका दिया गया सही ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। ए ऑप्शन 1000 ओम, बी ऑप्शन 100 ओम, सी ऑप्शन 10 ओम, डी ऑप्शन 1 ओम। तो साथियों, इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ओम जो यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर सामान्यतः मतलब नॉर्मली यहाँ पर बात किया गया है कि आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो ये 1 ओम होता है। ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि उसमें जो अधिक करंट है, वो उसका जो मान है, उसका करंट का जो मान है उसको कम वोल्टेज प्राप्त कर सके। मतलब कि अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना जो होता है, ये लैप वाइंडिंग स्थापित करने का सबसे बड़ा रीजन होता है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, और यहाँ पर दिया गया कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, जो कि बिल्कुल यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। लेकिन आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा और आप इस चीज को पहचान लीजिएगा और इसको आप रट भी लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग जनित्र में समानांतर पथों की संख्या होती है। किस चीज की बात किया जा रहा है? तो 4 पोल की बात किया जा रहा है। तो 4 पोल में क्या होता है साथियों? 4 पोल में जो आपको देखने को मिलता है, ये 4 दिया गया है। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जितने पोलों की संख्या होती है उसमें जो वाइंडिंग होती है उसके समान होती है। तो इसमें जो आपका 4 दिया गया है, वो ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र के ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि ए ऑप्शन लोड करंट बढ़ जाए तब, या बी ऑप्शन दिया गया कि प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए तब, या सी ऑप्शन है लोड करंट घट जाए तब, और डी ऑप्शन दिया गया प्रेरित वोल्टेज घट जाए तब। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि लोड करंट बढ़ जाए तब। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी संट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए संट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध ये क्या होना चाहिए? जैसे कि क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, या क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, या अनंत होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नीमी से मैच करता है और नीमी से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक पैदा मतलब विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया सीरीज जनित्र में, बी ऑप्शन दिया गया संट जनित्र में, सी ऑप्शन दिया गया कंपाउंड जनित्र में, और डी ऑप्शन दिया गया पृथक उत्तेजित जनित्र में। तो साथियों, ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, पृथक उत्तेजित जनित्र में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर लंबा है और ऑप्शन भी आपको लंबा देखने को मिल रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जब शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए या बैटरी से संयोजित कर दें तो उस समय क्या होगा साथियों, ये जो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व जो समाप्त हो जाते हैं उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप ज़्यादा दिन तक यदि आप उसको यूज में नहीं लाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, उसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है। लंबे समय तक आप काम में नहीं लेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा।
और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए ताकि उसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो चुका है वो पुनः प्राप्त हो जाए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का मुख्य कारण क्या है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था इसके बारे में। और सेम यहाँ पर उसका उल्टा करके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारी ओवरलोडिंग के कारण भी हो सकता है, गंभीर यदि शॉर्ट सर्किट है उसके द्वारा, या जनित्र को आप लंबे समय तक निष्यूज अवस्था में रखें, मतलब कि कोई भी आप इसमें उपयोग ना करें, आप ऐसे ही आप रख देंगे, उस समय इसमें क्या हो जाएगा, जो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होगा वो समाप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका रीजन होता है। बाकी सभी जो यहाँ पर दिया गया सभी रीजन्स भी सही है। तो ये आपका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें हम उपयोग में जो लाते हैं वो आपका होता है कौन सा जनित्र, तो ये आपका जो होता है साथियों जिसको बोला जाता है शंट जनित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनित्र के आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है, जैसे कि आई ए बराबर बी माइनस ई अपान आर ए, या आई ए बराबर ई अपान आर ए, या आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच, या आई ए बराबर आई एल माइनस आई एस एच। तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जहां पर पूछा जा रहा है कि एक डीसी शंट जनित का लोड को 15 एम्पीयर धारा प्रदान करता है, यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट हो तो या यहाँ पर तथा करके जोड़ दिया गया कि शंट फील्ड का प्रतिरोध यदि 220 ओम हो तो आर्मेचर धारा का मान, मतलब आई का मान यहाँ पर पूछ रहा है, और इसको आप निकालेंगे सूत्र पे रख के, तो ये आपका जो सही आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 16 एम्पीयर। निकाल के देखिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, जैसे कि कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, या इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, या कंपसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, या उपयुक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हम तीनों विधियों का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे ही आप कंप्यूटर के यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जानकारी चाहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।